नमस्कार। आज हम एक ऐसी लोक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सुनने में ही सिहरन पैदा कर देती है। जी बिल्कुल। ये कहानी है असम के एक छोटे से कुछ हद तक गुमनाम गांव बोरघाटी की। और हमें इसके बारे में पता चला है एक वर्णन से जिसका नाम है हुदू, गुड़िया का श्राप। हाँ, और ये कहानी सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सही कहा। ये अंधविश्वास, मजबूरी, हताशा और उसके बाद होने वाले भयानक परिणामों की बात करती है। बिल्कुल। कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है हुदू गुड़िया। हुदू गुड़िया, ये नाम ही अपने आप में अजीब है। क्या है ये? देखिए, ये कोई आम खेलने वाली गुड़िया नहीं है। लोक कथाओं के मुताबिक इसे खास तरीके से बनाया जाता है। इसमें मंत्र फूके जाते हैं और कभी-कभी खून का भी इस्तेमाल होता है। खून का? बाप रे। हाँ, माना जाता है कि इससे उसमें अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। ऐसी शक्तियां जो किसी का भाग्य बदल सकती हैं, किसी को अपने वश में कर सकती हैं, या फिर मौत भी ला सकती हैं। जी हाँ, या मौत का कारण भी बन सकती हैं। ये जो हुदू शब्द है, ये शायद वहाँ की स्थानीय मान्यताओं से जुड़ा है। मतलब ये धारणा कि कुछ खास चीज़ों में आप आत्माओं या शक्तियों को बांध सकते हैं। दिलचस्प है। और कहानी में एक पात्र है हेमोइदी। हाँ, हेमोइदी। गांव वाले मानते हैं कि वो एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत है जिसे इन हुदू मंत्रों का, इन शक्तियों का ज्ञान है। लोग उनसे डरते भी हैं और ज़रूरत पड़ने पर शायद उनके पास जाते भी होंगे। और यही कहानी में एंट्री होती है मनोज की, एक नौजवान। मनोज, जो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो पढ़ा लिखा है, शायद शहर से जुड़ा है और इन गांव की बातों को अंधविश्वास मानता है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उसके इस अविश्वास को हिला देता है। हाँ, उसकी मंगेतर रूपाली, वो अचानक एक अजीब सी, समझ ना आने वाली बीमारी की चपेट में आ जाती है। डॉक्टर, वैद्य, कोई कुछ समझ नहीं पाता। और फिर उसे वो चीज मिलती है। बिल्कुल। एक दिन उसे रूपाली के घर के आंगन में एक पेड़ के नीचे खून से सनी हुई एक छोटी सी काली गुड़िया मिलती है, हुदू गुड़िया। और बस यहीं से उसकी दुनिया बदल जाती है। वो सच्चाई जिससे वो हमेशा मुंह मोड़ता था, अब उसके दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्तिगत संकट, एक मजबूरी मनोज के सारे तर्कवाद को, उसके अविश्वास को तोड़ देती है। हाँ, क्योंकि अब उसकी मंगेतर की जान का सवाल था। और हताशा उसे कहाँ ले जाती है? हेमोइदी के पास। उसकी झोपड़ी गांव से दूर घने जंगल के अंदर है। कहानी में उस रास्ते का, उस जंगल का माहौल भी बहुत डरावना बताया गया है। अजीब आवाजें, पैरों के निशान जो अचानक गायब हो जाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है, ये असल में मनोज की जो मानसिक स्थिति है, उसका डर, उसकी उलझन और साथ ही उस जगह की जो अशुभ ख्याति है उसको दिखाता है। वो जंगल खुद एक किरदार जैसा लगता है। और फिर वो झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर का दृश्य कैसा था? अंदर अंधेरा, बस एक तेल का दिया टिमटिमा रहा है और फर्श पर यहाँ वहाँ कई सारी वैसी ही गुड़ियाएं बिखरी पड़ी हैं और बीच में बैठी हैं हेमोइदी। और सबसे अजीब बात, हेमोइदी को पहले से पता होता है कि मनोज क्यों आया है। हाँ, बिना मनोज के कुछ कहे। ये बात ही उसकी शक्ति का, या कह लें कि उसकी रहस्यमयी छवि का प्रमाण है। मनोज उसके पैरों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाता है, रूपाली की जान बख्शने की भीख मांगता है। और यही कहानी का वो मोड़ आता है जहां एक भयानक सौदा सामने रखा जाता है। बिल्कुल। हेमोइदी की शर्त सीधी और क्रूर है। वो कहती है, कीमत तो चुकानी होगी, और कीमत खून से चुकानी होगी। खून से मतलब साफ था, एक जान बचाने के लिए दूसरी जान देनी होगी, एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा। ये तो बहुत भयानक शर्त है। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये असल में नैतिक पतन की ओर पहला कदम है। यहाँ लोक कथा हमें दिखाती है कि कैसे जब इंसान बहुत ज्यादा निराश और हताश हो जाता है तो वो ऐसे विकल्प चुनने पर भी मजबूर हो सकता है जिनसे शायद कभी वापसी मुमकिन ना हो। जाहिर है मनोज शुरू में इनकार कर देता है। हाँ, ये वो कैसे कर सकता था? हाँ, वो कांप जाता है, मना कर देता है। लेकिन हेमोइदी उसे 3 रातों की मोहलत देती है। कहती है, सोच लो, अगर रूपाली को बचाना है तो कीमत चुकानी होगी। और ये 3 रातें, ये सिर्फ वक्त नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 रातें मनोज के अंदर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। उसका टूटता हुआ संकल्प और बढ़ता हुआ डर। हर पल जो बीत रहा है वो रूपाली को मौत के करीब ले जा रहा है। वो गांव वापस आता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं है। वो रूपाली को देखता है जो दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही है।
शायद तिल-तिल मर रही है। और फिर वो रातें, पहली रात, दूसरी रात। कहानी बताती है कि रात में दरवाजे पर, खिड़की पर रहस्यमयी दस्तक होती है। दस्तक कौन देता होगा? पता नहीं, शायद कोई नहीं, शायद ये मनोज का वहम था, या शायद वो शक्ति अपना एहसास करा रही थी। और फिर सबसे डरावनी घटना, एक रात वो रूपाली के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके तकिए के पास वही काली आंखों वाली हुदू गुड़िया बैठी है। हाँ, ये वो पल है जब अलौकिक डर, वो अनदेखा खौफ व्यक्ति के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले स्थान पर भी कब्जा कर लेता है। उसके बेडरूम में, उसके तकिए के पास। मनोज का सारा अविश्वास, सारा तर्क, सब कुछ बिखर गया होगा उस वक्त। पूरी तरह। अब उसके बाद सोचने का वक्त नहीं था। तीसरी रात आने से पहले वो पूरी तरह टूट जाता है। वो फैसला करता है वो कीमत चुकाएगा। लेकिन कीमत किसकी जान? यहीं पे कहानी एक और स्याह मोड़ लेती है। मनोज चुनता है भास्कर को। भास्कर गांव का ही एक आदमी जिससे मनोज को सख्त नफरत थी। शायद कोई पुरानी दुश्मनी, कोई रंजिश। तो उसने अपनी नफरत को इस सौदे का आधार बना लिया। हाँ, यहाँ नफरत और हताशा का एक बहुत ही घातक मिश्रण हमें देखने को मिलता है। वो हेमोइदी के पास वापस जाता है, बताता है कि वो तैयार हैं और कीमत भास्कर होगा। और हेमोइदी उसे वो गुड़िया देती? हाँ, शायद वही गुड़िया या वैसी एक और। उसे निर्देश मिलता है कि इसे भास्कर के सिरहाने रख दे। और मनोज वो ये कर देता है। अंधेरी रात में छुपकर भास्कर के घर में घुसता है और गुड़िया को उसके बिस्तर के पास रख देता है। कहानी में वर्णन है कि जैसे ही वो गुड़िया रखता है, कमरे का तापमान एकदम से गिर जाता है, हवा ठंडी हो जाती है, जैसे मौत की ठंडक शायद। और तभी पास रखा दिया बुझ जाता है। और फिर भास्कर की एक अमानवीय, दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। चीख मतलब सौदा पूरा हो गया। मनोज को भी यही लगता है। वो भागता है वहां से, लेकिन जैसे ही वो भाग रहा होता है, उसे हवा में हेमोइदी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या कहती है वो? वो कहती है, सौदा पूरा हुआ, पर कीमत अभी भी बाकी है। कीमत अभी बाकी है? इसका क्या मतलब हुआ? भास्कर की जान तो ले ली गई। यही इस कहानी का सबसे भयानक पहलू है। मनोज सोचता है कि चलो बुराई करनी पड़ी, लेकिन रूपाली बच जाएगी। उसने समस्या का हल निकाल लिया। पर असल में उसने कुछ और ही शुरू कर दिया था। बिल्कुल, उसने अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद करना उसके बस में नहीं था। तो रूपाली का क्या हुआ? क्या वो ठीक हो गई? हाँ, रूपाली ठीक होकर घर लौट आती है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं होती। पहले जैसी नहीं होती मतलब? कहानी बताती है कि उसका शरीर अजीब तरह से ठंडा रहता है, बर्फ जैसा। उसकी आंखें खाली खाली सी लगती हैं। उसका व्यवहार बदलावा सा है। वो है पर वो नहीं है। ओह, ये तो और भी डरावना है। और फिर कुछ दिनों बाद भास्कर की लाश मिलती है, जंगल में, एक अजीब हालत में। शरीर ऐंठा हुआ, चेहरा विकृत, और उसकी लाश के पास वही हुदू गुड़िया पड़ी मिलती है। वही गुड़िया? तो ये खत्म नहीं हुआ था? खत्म? ये तो बस शुरुआत थी। सौदा भास्कर की जान पर रुका ही नहीं था। वो गुड़िया वापस आ गई थी और अब वो अपना काम कर रही थी। अपना काम? मतलब और मौतें? हाँ, गांव में रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं, एक के बाद एक। और हर लाश के पास वही गुड़िया मिलती है। मनोज को अब धीरे धीरे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। उसने सिर्फ भास्कर की जान नहीं ली, उसने किसी बुरी शक्ति को गांव में आने का रास्ता दे दिया है। वो कीमत जो हेमोइदी ने कही थी बाकी है, वो अब पूरा गांव चुका रहा था। ये तो भयानक चक्रव्यूह है। मनोज ने रूपाली को बचाने के लिए ये किया, और अब शायद रूपाली भी पूरी तरह उसकी नहीं रही। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। कब? क्या होता है? एक रात वही बदली हुई ठंडी रूपाली मनोज का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाती है। कहाँ? वापस उसी जंगल में, हेमोइदी की झोपड़ी की तरफ। ओ नहीं। हाँ, और इस बार जब मनोज झोपड़ी के अंदर पहुंचता है तो मंजर पहले से भी ज्यादा भयानक होता है। क्या देखता है वो? वहां अब कुछ गिनी चुनी गुड़ियाएं नहीं है। वहां सैकड़ों गुड़ियाएं हैं, फर्श पर, दीवारों पर, छत से लटकती हुई, हर तरफ बस गुड़ियाएं, और उन सब की आंखें जैसे मनोज को ही घूर रही हों। सैकड़ों गुड़ियाएं, जैसे वो सब जिंदा हो? बिल्कुल। और हेमोइदी वहीं बैठी है, शायद मुस्कुरा रही है, और वो मनोज को बताती हैं कि उसने सौदा करके भास्कर की जान देकर अनजाने में उसके लिए, यानी हेमोइदी के लिए, या शायद उन शक्तियों के लिए एक दरवाजा खोल दिया है। दरवाजा? कैसा दरवाजा? शायद इंसानी दुनिया में आने का, या ज्यादा ताकतवर होने का। हेमोइदी कहती हैं कि अब ये गुड़ियाएं आजाद हैं, और वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं, अब वो उसके अपनों को भी नहीं छोड़ेंगी। अपनों को भी? मतलब रूपाली,
या खुद मनोज? शायद दोनों। शायद हर वो इंसान जिससे मनोज का कोई वास्ता था। यहाँ कहानी ये दिखाती है कि बुरे कर्मों का असर सिर्फ आपके लक्ष्य तक सीमित नहीं रहता, वो लौटकर आप पर और आपके अपनों पर भी आता है। मनोज का क्या रिएक्शन होता है ये सुनकर? वो गुस्से और डर से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो इन गुड़ियों को खत्म कर दे तो शायद ये सब रुक जाएगा। वो पास पड़ी एक जलती हुई लकड़ी उठाता है और एक गुड़िया को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वो सफल होता है? नहीं। जैसे ही वो गुड़िया को आग लगाने वाला होता है, झोपड़ी में मौजूद सारी गुड़ियाएं वो हिलने लगती हैं और वो सब मनोज पर हमला कर देती हैं। क्या गुड़ियाएं हमला कर देती हैं? हाँ, कहानी का अंत इसी दृश्य के साथ होता है। सैकड़ों छोटी छोटी गुड़ियाएं मनोज पर टूट पड़ती हैं, उसे नोचती हैं, खसोटती हैं। पीछे हेमोइदी की ठंडी विजय हंसी गूंजती रहती है और बस एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वही? हाँ वही, सौदा कभी खत्म नहीं होता। बाप रे, ये अंत तो बहुत ही निराशाजनक है। कोई उम्मीद नहीं। हाँ, अंत निराशाजनक जरूर है, पर शायद यही इन लोक कथाओं का उद्देश्य होता है, चेतावनी देना, ये बताना कि कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते। कुछ सौदे कभी पूरे नहीं होते, उनकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। और फिर क्या हुआ हेमोइदी का, गांव का? कहानी बताती है कि ये घटना सालों पहले हुई। धीरे धीरे ये किस्सा एक लोक कथा बन गया। लोग इसे भूलने लगे या शायद भूलना चाहा। एक चेतावनी की तरह ये कहानी सुनाई जाती रही। लेकिन क्या ये वाकई खत्म हो गई थी? लगता तो नहीं है। कहानी का जो असली डर है वो उसके इस अंत के बाद भी जारी रहता है। सालों बाद? हाँ, गांव के पास नदी किनारे कुछ बच्चों को खेलते हुए एक पुराना गला हुआ लकड़ी का बक्सा मिलता है। बक्सा? उसमें क्या होता है? एक लड़का है सुनाई नाम का, वो उत्सुकतावश उस बक्से को खोलता है और अंदर उसे वही काली भयानक हुदू गुड़िया मिलती है। वही गुड़िया? इतने सालों बाद? हाँ, और जैसे ही सुनाई उसे छूता है, उसे अपने कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या? सौदा अब तुम्हारे साथ। नहीं। मतलब ये फिर से शुरू हो गया? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इशारा साफ है। इसके बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जानवर मरने लगते हैं, बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। और लोग क्या कहते हैं? लोग फुसफुसाते हैं कि हेमोइदी तो शायद चली गई, मर गई, पर उसकी गुड़ियाएं वो अब भी जिंदा है। श्राप अब भी जिंदा है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या ऐसे श्राप, ऐसी मान्यताएं, या शायद कहें कि इंसान के अंदर का अंधेरा, डर, नफरत, क्या ये कभी पूरी तरह खत्म होते हैं? या फिर वो बस सतह के नीचे दबे रहते हैं, इंतजार करते हैं किसी नए सुनाई का, किसी नई मजबूरी का, किसी नई नफरत का, ताकि वो फिर से उभर सकें। ये कहानी वाकई दिखाती है कि कुछ परंपराएं, कुछ डर कितने गहरे और कितने स्थायी हो सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। निश्चित रूप से ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये मानवीय कमजोरियों, हताशा में लिए गए फैसलों और उनके कभी न खत्म होने वाले परिणामों का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है, क्या निष्कर्ष निकाला जाए, ये शायद हम अपने सुनने वालों पर छोड़ते हैं। हाँ, क्या ये महज एक पुराना अंधविश्वास है जिसे भूल जाना चाहिए, या इसमें कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिससे हमें आज भी सावधान रहने की जरूरत है? ये विचार करने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी या विषय के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।